वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग लास्ट टॉपिक में इको के इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1990। इसके पहले अपन लोगों ने कंसेप्ट देखे थे। अभी वो कंसेप्ट को अपन लोग डिटेल में देख रहे हैं। कौन से 3 कंसेप्ट देखे थे अपन लोगों ने? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर लिबरलाइजेशन जिसका मतलब रहता था कि एकदम मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस के अंदर काम हो रहा, मतलब सभी लोगों को अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की आज़ादी है। लिबरल एटीट्यूड मतलब क्या? फ्रीडम है। हर व्यक्ति को अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने का फ्रीडम है। गवर्नमेंट का उसके अंदर मिनिमम इंटरवेंशन रहने वाला है। गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग राज यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके लिए अपन ने कहा था लिबरलाइजेशन। फिर अपने मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन देखा था, और फिर अपने को स्टार्ट करना था प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अभी अपन लोग देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। एक और कंसेप्ट रहने वाला है इसके बाद में, वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? प्राइवेटाइजेशन इन सिंपल टर्म्स क्या रहता कि जो चीज़ें पहले गवर्नमेंट ओन करती थी, जैसे कुछ कंपनीज है, कुछ इंडस्ट्रीज है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट से प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब आप और मेरे पास में आ सकती है। मतलब मैं और आप भी वो चालू कर सकते, मैं और आप भी उसको ओन कर सकते। मतलब क्या बोला, ये जो चीज़ें थी, ये जो कंपनी थी, पहले सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती थी। जैसे क्या हो गया, जैसे पहले मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, या फिर रेलवेज हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर बाकी की जो कंपनीज हो गई, जैसे टेक्सटाइल कंपनीज हो गई एंड सो ऑन। ये जो थी चीजें पहले सिर्फ सरकार ही ओन कर सकती थी। ये सरकार की मालिकी की ये चीजें रहती थी, मालिकियत सरकार की रहती थी। अब ऐसा है कि नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट लोग अलाउड है, रेलवेज में प्राइवेट लोग अलाउड है, ट्रांसपोर्टेशन में प्राइवेट लोग अलाउड है, टेक्सटाइल बोलो, बाकी की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलो, सब में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अलाउड है। मतलब क्या हो गया, एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हो रहा, और प्राइवेट इंडिविजुअल वो नए बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि पहले जैसे इंश्योरेंस सेक्टर से बोले गवर्नमेंट का ऐसा था कि नहीं हमारी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, बाकी किसी की नहीं। अब ऐसा है कि नहीं, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल सकती, एचडीएफसी बैंक भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल सकती। मतलब क्या हो गया, इट इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। सरकार के हाथ में से ओनरशिप निकल के प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में आ रही है। इट इज नथिंग बट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर इन ब्रॉडर सेंस। क्या बोला इसने? पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। इन ब्रॉडर सेंस इट मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन होने वाला है। एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन दी ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। मतलब जो पब्लिक एंटरप्राइज पहले जिसको सरकार चलाती थी, आज वही एंटरप्राइज को आज वही एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट चलाने, सॉरी, पहले जो एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट चलाती थी, आज वही एंटरप्राइजेस को प्राइवेट पब्लिक चला सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कि जैसे कुछ पहले टेलीकॉम कंपनीज थी, वो गवर्नमेंट चला रही थी, फिर प्राइवेट कंपनीज ने उनको खरीद लिया, तो वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस चला रही। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या हो रहा? इट इज नथिंग बट चेंज ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप, ओनरशिप नहीं है, गवर्नमेंट का उसके अंदर कुछ नहीं। जैसे देखो, आपको मालूम है ये टेलीकॉम के टावर्स थे। टेलीकॉम के टावर्स रहते थे पहले छत के ऊपर, जिसके सिग्नल्स मिलते थे आप लोगों के मोबाइल्स के अंदर, टेलीफोन्स के अंदर। तो बात ऐसी, ये पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती थी इन द फॉर्म ऑफ बीएसएनएल, और महानगर के लिए एमटीएन। लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, अब ये जो उन टावर्स वगैरह ये सब किसके हाथ में? ज़्यादातर आज तो जियो के हाथ में है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एयरटेल के हाथ में। मतलब क्या हो गया कि पहले जो चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में थी, आज जो एक तो प्राइवेट सेक्टर ने खरीद लिया, या फिर प्राइवेट सेक्टर ने उसके ऊपर अपना बोलबाला रखा दिया है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का ही वहाँ पे ज़्यादा चलन है। बीएसएनएल एमटीएनएल के पहले टावर्स थे, बीएसएनएल एमटीएनएल का पहले टेलीकॉम सर्विसेज था। आज जो टेलीकॉम सर्विसेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कंपनीज है, और प्राइवेट वो चला भी रहे हैं। ये क्या हो गया? शिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गया। बीएसएनएल एमटीएनएल के पास में पूरा मार्केट था, आज पूरा मार्केट किसके पास में आ गया है? रिलायंस जियो और एयरटेल के पास में। ये क्या हो गया? शिफ्टिंग ऑफ बेस, शिफ्टिंग ऑफ मार्केट बेस, शिफ्टिंग ऑफ ओनरशिप, शिफ्टिंग ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज टू अ प्राइवेट इंडिविजुअल ओन एंटरप्राइज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। ऑफ कोर्स इट इज द प्रोसेस दैट रिड्यूसेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट को ही पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट, ओनरशिप निकल के वो सब किसके हाथ में आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन। फिर सरकार ने प्राइवेटाइजेशन क्यों किया?
देखो कोई भी चीज अगर आप रिस्ट्रिक्शन करेंगे ना तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। अगर सरकार बोलती थी नहीं बीएसएनएल एमटीएनएल ही चलाएगा तो फिर ग्रो ही नहीं होता था मार्केट, नई सुविधाएं मिलती नहीं थी लोगों को, शायद इंटरनेट आज इतना डेवलप नहीं रहता था। तो जब तक के प्राइवेट इंडिविजुअल्स को आप अलाउ नहीं करेंगे, एक तो इंडस्ट्रीज चालू नहीं होंगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, लोगों को अच्छी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। सिंपल फॉर्म में देखो, एक तो सपोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात कर रहा, अगर सिर्फ सरकारी बसेस चलती थी तो इतना डेवलपमेंट आता था क्या? नहीं। जब प्राइवेट प्लेयर्स आए, डेवलपमेंट आया, कंपटीशन आया, लोगों को भी अच्छी सर्विसेज मिल रही है, कॉम्पिटिटिव रेट्स भी कॉम्पिटिटिव हो गए, सर्विसेज भी अच्छी मिल रही। ठीक है, गवर्नमेंट में कैसा हो जाता, गवर्नमेंट के अंदर ऐसा हो जाता चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाती, लेकिन प्राइवेट में चीज़ें अच्छे तरीके से ऑपरेट हो पाती है, क्योंकि प्राइवेट में तो ऐसा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, जब तक कि उनको प्रॉफिट मिलेगा तब तक कि वो लोग काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू करते। ठीक है, फिर मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन क्या है अपन लोग देखेंगे। मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है कि सरकार ने ओनरशिप शिफ्टिंग के लिए फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए क्या क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या किया है, वो अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ओनरशिप शिफ्ट होने के लिए मतलब जो ओनरशिप पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी आज प्राइवेट पब्लिक के हाथ में, इसके लिए सरकार ने क्या किया। सरकार ने क्या किया होगा, जैसे एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है बीएसएनएल, सरकार को लगता है अभी हमने नहीं चलाना चाहिए या फिर इसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, तो सरकार का पहले इसके अंदर कितना था, 58% गवर्नमेंट का स्टेक था। अभी प्राइवेट इंडिविजुअल को ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, सरकार अपना 58% ये जो स्टेक है गवर्नमेंट का वो जैसे अडानी को, अंबानी को, गोदरेज को, किसी को तो भी बेच देंगी है। मतलब क्या हो गया, सेलिंग ऑफ ओनरशिप, सरकार अपने शेयर्स दूसरे को बेच देगी। उसके जैसे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का स्टेक हो जाएगा 0 और रिलायंस का शेयर, रिलायंस ने अगर खरीदा तो रिलायंस का स्टेक हो जाएगा 58%। इसके अंदर पहले गवर्नमेंट मालक था, अब 58% गवर्नमेंट के पास है कि नहीं, तो रिलायंस मालक हो जाएगा। समझे क्या, शिफ्टिंग ऑफ शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट के जो पास जो पहली चीज थी आज जो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास में है। Disinvestment. It is the act of selling the shares of sick public sector units to the private sector. Disinvestment of Maruti, ITDC Hotels, IPCL, BSNL, ये सब क्या है मालूम है कि कंपनीज थी, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स मतलब गवर्नमेंट की कंपनीज थी लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज थी। ये लॉस मेकिंग कंपनी को सरकार ने क्या करा, सरकार ने खुद का होल्डिंग जो भी होगा वो बेच दिया, किसको, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनीज को। डी रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहता है मालूम है कि पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि रेलवे, बोले गवर्नमेंट ने बोला ये सिर्फ हम ही चलाएंगे बाकी कोई नहीं। ऐसी पहले 17 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट बोलती थी हम ही चलाएंगे। समझ में आ रहा है, इंश्योरेंस हो गया, रेलवेज हो गया, ऑटोमिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो गवर्नमेंट बोलती थी सिर्फ हम ही चलाएंगे। लेकिन अब ऐसा रहा क्या, नहीं, आज की तारीख में सिर्फ रेलवेज और ऑटोमिक एनर्जी ये दो ही सेक्टर्स पब्लिक के लिए मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है। सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ अब क्या काम करने वाली है, रेलवेज और ऑटोमिक एनर्जी, बाकी सारे सेक्टर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट लोग खोल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब प्राइवेटाइजेशन सब जगह पॉसिबल है आज के तारीख में, एक्सेप्ट रेलवेज टू अ सर्टेन एक्सटेंट और एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी इसके लिए क्योंकि ये एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इससे देश संकट में आ सकता है, फिर देश के अंदर वॉर वगैरह हो सकता है, इतनी खतरनाक चीज़ है एटॉमिक एनर्जी। तो बात इसी एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज को छोड़ के बाकी सब जगह रिजर्वेशन नहीं रहा, डी रिजर्वेशन पॉलिसी हो गया, प्राइवेट लोग कोई भी कंपनी खोल सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआईएफआर, डीआईएफआर मतलब बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जो चीजें बराबर नहीं चल रही उनको रिस्ट्रक्चर करके उनको अच्छे तरीके से चलाने का है। इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया हुआ था। सिक यूनिट्स मतलब लॉस मेकिंग यूनिट्स को प्रॉफिट में कैसे लाना जाए या फिर उसके ऊपर किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करा जाए, ये सब देखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। ठीक है, क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। रिन्यूअल बोर्ड मतलब क्या, देखो कोई कंपनी अगर बंद होगी, जैसे बीएसएनएल कंपनी अगर बंद ही होगी, लॉस मेकिंग यूनिट बंद ही होगी, तो उसके जो एम्प्लॉइज है ना, उनके जो एम्प्लॉइज है फिर उनको रिटायर होते समय क्या पैसा देना, उनका वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह वो सब चीजें देखने के लिए एक रिन्यूअल बोर्ड बनाया गया है। जो सिक कंपनीज है, जो कंपनीज बंद हो रही है फिर जिनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, जैसे कोई एक कंपनी थी गवर्नमेंट, अब वो हो गई प्राइवेट, है ना, गवर्नमेंट कंपनी टर्न टू नाउ प्राइवेट कंपनी, तो उसके अंदर जो लोग हैं, उसके अंदर जो कम वर्कर्स थे, उनको किस तरीके से कंपेंसेशन देना है उसके बारे में एक नेशनल रिन्यूअल बोर्ड
बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि वर्कर्स जो गवर्नमेंट कंपनी में थे उनको छोड़ना पड़ेगा, फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीजें होने वाली है। उसके बाद में तो ये तो हो गया एनआरबी के बारे में। ठीक है, उसके बाद में आया नवरत्ना स्टेटस, मिनी रत्ना स्टेटस, ये सब चीजों के बारे में देखो। ड्यूरिंग 1997-98, 9 public sector units were selected and given the status of नवरत्ना on the basis of their performance. नवरत्ना मतलब सबसे अच्छी 9 कंपनीज है, बेस्ट 9 पब्लिक कंपनीज। पब्लिक मतलब ऑफ कोर्स दीज आर दी गवर्नमेंट कंपनीज। बेस्ट कैटेगरी वाली है, सबसे अच्छी है नवरत्न। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, है ना, 9 बेस्ट लोग, उसके जो मंत्री थे। वैसे ये 9 बेस्ट गवर्नमेंट कंपनीज है। इसके अंदर कौन सी है? इसके अंदर ज्यादातर जो है वो ऑयल मेकिंग कंपनीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, या फिर ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑयल का जो प्रोडक्शन करते हैं, ऑयल का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑयल को जो इंपोर्ट करते हैं, वो सब कंपनी जैसे आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईपीसीएल। ठीक है, ये तो सब क्या है? ऑयल वाली कंपनीज है। उसके बाद में विदेश संचार निगम लिमिटेड, भेल, सेल और एनटीपीसी, ये सब कंपनीज ऑफ कोर्स क्या है? पब्लिक कंपनीज। ठीक, उसके बाद में ये क्या, ये कौन सी कंपनीज है? पब्लिक कंपनीज है कि प्राइवेट कंपनीज है? ये सारी पब्लिक कंपनीज है। फिर उसके बाद में थोड़े कम बेस्ट, मतलब ये तो बेस्ट 9 है, बेस्ट ऑफ 9 है, ये बेस्ट कंपनीज है। इसके बाद में है मिनी रत्ना स्टेटस। द कंसेप्ट ऑफ मिनी रत्ना वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002। मिनी रत्नास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक तो कैटेगरी 1 और दूसरा कैटेगरी 2। कैटेगरी 1, a public sector company should have made a profit in last 3 years continuously. Pre-tax profit should have been greater than 30 crore or more in at least one of the 3 years. 3 साल में प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, और वो 3 सालों में से कम 1 साल का प्रॉफिट 30 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद में मिनी रत्ना कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन बी कॉल्ड एज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 2 कंपनी इफ इट हैज कंटिन्यूअसली मेड प्रॉफिट। अगर सिर्फ प्रॉफिट है तो जिनका पॉजिटिव नेटवर्थ है, मतलब जो कि पॉजिटिव नेटवर्थ मतलब क्या है? जिनके एसेट्स आर ग्रेटर देन लायबिलिटीज। सिंपल समझ में आ रहा है ना, एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम, नेटवर्थ जिनका पॉजिटिव, मतलब जिनका कैपिटल पॉजिटिव। सर कैपिटल नेगेटिव रहता क्या? हाँ, जो कंपनीज बहुत सालों तक लॉस मेकिंग रहती है उनको कैपिटल नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो बात ऐसी है, अगर सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी है पिछले 3 सालों में तो उनको मिनी रत्ना कैटेगरी 2 बोलेंगे। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है लेकिन 30 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट एटलीस्ट 1 ईयर्स इन दी लास्ट 3 ईयर्स, तो उनको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में है महारत्ना कंपनीज। ये क्या है? अब देखो, द महारत्ना कैटेगरी फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस was introduced in 2009। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक कंपनीज या फिर डिपार्टमेंट्स। कुछ कुछ डिपार्टमेंट भी रहते हैं ना, जैसे एमएससीबी जो है ना, ये डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। डिपार्टमेंट बोलो या कंपनीज बोलो। was introduced in 2009 with the objective of empowering mega central public sector enterprise to expand their operation and emerge as global giants for becoming the Indian MNCs। उन्होंने डेवलप होना चाहिए, इसके लिए ये स्टेटस लाया था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये हो गया। अब है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? ये अल्टीमेट एम है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई तीनों में से चीज है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज अगर है तो वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ग्लोबलाइजेशन, ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन अपन दोनों चीजें देखी। लिबरलाइजेशन मतलब में क्या, अपन क्या कर रहे थे कि चीजों को फ्री कर रहे थे, है ना, कि लोगों को उनका डिसीजन लेने का फ्रीडम दे रहे थे। प्राइवेटाइजेशन में क्या कर रहे थे? सरकार अपने पास में बहुत कम बिजनेस रख रही थी और प्राइवेट इंडिविजुअल को बोल रही थी आप सभी बिजनेस कर सकते हो एक्सेप्ट रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी। ये दोनों का अल्टीमेट बाय प्रोडक्ट ऐसा होता है
कि यहाँ पे शुरुआत हो जाती है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, देखो अल्टीमेट एम महारत्ना कंपनीज बनाने का भी उनका क्या था, रत्ना वगैरह, कि इंडियन एमएनसीज बनाने का है। इंडियन एमएनसीज मतलब क्या, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब क्या, सिर्फ एक देश के अंदर आप लोगों को परचेज सेल नहीं करने का है, सिर्फ एक देश में ट्रेड नहीं करने का है, आपको यहाँ पे अलग अलग देशों के साथ में भी ट्रेड करने का है। समझ में आ रहा कि आपकी इकोनॉमी फ्रांस की इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी चाइना के साथ में होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेट करने का पूरे सभी इकोनॉमीज को अपने इकोनॉमी के अंदर। मतलब सिर्फ अपनी इंडिया के अंदर बिजनेस करने का है क्या, नहीं, इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर आप लोगों को बिजनेस करना है। बिजनेस इसलिए करने का है, देखो क्योंकि पूरा वर्ल्ड है जो मार्केट तैयार है। समझ में आ रहा ना, आपके लिए मार्केट सिर्फ इंडिया नहीं है, आपके लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप परचेस और सेल कर सकते हो। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन हैज बीन दी अल्टीमेट एम ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी उसका अल्टीमेट एम ग्लोबलाइजेशन, टू बी मोर स्पेसिफिक लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन फाइनली लीड टू ग्लोबलाइजेशन। मतलब इंडिया के अंदर काम मत करो, इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर भी बेचो, बाहर के प्रोडक्ट्स इंडिया में भी लो। ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी। कोई भी देश के बॉर्डर का लिमिटेशन रहना नहीं चाहिए, पूरे वर्ल्ड में कस्टमर्स बैठे हुए हैं। हैविंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। मतलब इंडिया के बॉर्डर के बाहर कैपिटल बोलो, पैसा बाहर से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से पैसा बाहर जा सकता है, बाहर से पैसा जब इंडिया में आता है अपन उसको एफडीआई बोलते हैं, है ना। यहाँ के लेबर्स बाहर काम कर सकते हैं, बाहर के लेबर यहाँ पे काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट जो एडवांस जो बाहर के यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के बाहर जा सकते हैं। मतलब क्या हो गया, जहाँ पे जो चीज़ अच्छी बन रही है, अगर कोई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स जापान में अच्छे बन रहे तो वो इंडिया में फ्रीली आते आना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस रहना नहीं चाहिए। कोई देश के पास में ज्यादा कैपिटल है तो उसने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते आना चाहिए उसको, जिसको अपन लोग बोलते हैं एफडीआई। समझ में आ रहा है, कैपिटल मतलब पैसा। तो ऐसा है कि कैपिटल, लेबर, सर्विसेज, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इनका फ्री फ्लो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होना चाहिए। इंपोर्ट मतलब बाहर के देश के गुड्स अपने यहाँ पे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब अपने गुड्स बाहर के देश को जा रहे हैं। मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जिस दिन ये सब चीजें होंगे, जब अपन बोलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन सही मायनों में अपन लोग अचीव कर पाए। तो ग्लोबलाइजेशन इन सिंपल सेंस क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पे, ठीक है ना। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे विदाउट रिस्ट्रिक्शन। किसी के इंपोर्ट के ऊपर बैन नहीं रहना चाहिए, किसी के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं रहना चाहिए। अपन फ्रीली गुड्स भेजते आना चाहिए अमेरिका में, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। अमेरिका से फ्रीली गुड्स आना चाहिए इंडिया में, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी बैन रहना नहीं चाहिए। Global economy is a borderless economy having free flow of goods, services, capital, labor, and technology across the national borders. In other words, globalization means integrating the economy of the country with the world economy. अपने और अमेरिका की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, वहाँ से गुड्स फ्रीली यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से गुड्स फ्रीली वहाँ पे जाना चाहिए। दोनों की इकोनॉमी के अंदर फ्रीली ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट होना चाहिए, कोई भी बैरियर, रिस्ट्रिक्शन रहना नहीं चाहिए। इट रिमूव्स ऑल बैरियर्स इन फ्री ट्रेड है इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी जिस दिन रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे उस दिन अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन सही मायनों में अचीव हुआ है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड की और आपके इसमें कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि यार इंडिया के साथ में ट्रेड करो मत करो। सभी लोगों ने इंडिया के साथ में ट्रेड करना चाहिए, इंडिया ने सभी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री with the world economy. It removes all barriers in free trade and investment. कोई भी तरीके के बैरियर, रिस्ट्रिक्शंस, रोक टोक रहना नहीं चाहिए। ठीक है, लिबरलाइजेशन जब अपन कंट्री के अंदर कर रहे थे अपन क्या बोलते हैं, फ्री तरीके से सब चीज़ों को अलाउ होना चाहिए। जब लिबरलाइजेशन बोल रहे थे, अब देश के बाहर भी सब चीज़ें आराम से आप लोगों को करते आना चाहिए, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलो आगे का अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट।